बच्चे अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं इसमें, इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट स्किप नहीं करना था। अच्छा किया सबने एग्जाम दिया। कोई ऐसा है जिसका टेस्ट छूट गया था फॉर सम रीजन? है क्या भाई? था तो वो हैंड रेज कर लो, वो अभी अटेम्प्ट कर लेंगे हमारे साथ साथ ना जब हम रिवीजन करेंगे। अदरवाइज अदरवाइज बेटा अटेम्प्ट जरूर कर लेना कैसे भी करके टाइम लगा के, तो वो रिवीजन हो जाएगा आपका। चलो बेटा, अब बताओ इधर कलर कौन सा लें? ये 5 कलर की चॉइसेस है, इनमें से बता दो। सर ब्लैक। ब्लैक ले लें? ब्लैक तो बेटा टाइप्ड होगा, फिर ब्लैक में ऐसा लगेगा कि ये ले लें। रेड ले लो, रेड ले लो रेड ले, सर। रेड ही ठीक है ना। चलो, मेरा भी पसंदीदा रंग लाल ही है। चलो बेटा, अब बताओ मेरे को वेक्टर्स क्या होता है। जितने बच्चे वेक्टर्स के बारे में कुछ भी जानते हैं दे शुड रेज देयर हैंड और बताएं क्या होता है वेक्टर। सर जो बताओ कोमल मैग्नीट्यूड बताओ। होता है, मैग्नीट्यूड होता है सर, डायरेक्शन भी होती है वेक्टर्स की। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? हम लोग यूज तो कर रहे थे, अच्छी खासी भली जिंदगी चल रही थी, तो वाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वी रिक्वायर्ड समथिंग लाइक वेक्टर्स? वेक्टर्स की हमें क्या ऐसी जरूरत आ गई बताओ। सर वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी तो होती है, बट ये बताओ ना कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमें रिक्वायरमेंट हुआ कि यार वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाए, या वेक्टर्स को यूज करने की नौबत आ गई, बताओ। सर हमें कहीं जाना हो तो डायरेक्शन वगैरह का मतलब मैप ठीक है, तो मैप मैप वगैरह का बनाने के लिए भी मतलब शायद वेक्टर्स का यूज किया ठीक होगा। है, ठीक है, सही सही जवाब है। और ओके, हम्म भाई कुछ तो हो सकता है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। हाँ, वेक्टर्स जो है, और कोई ऐड करेगा? भाई ये वेक्टर अच्छे से समझेंगे सब लोग, इसके बाद अगर नहीं समझा तो आगे सब धुआं हो जाएगा। आने वाले चैप्टर्स एकदम धुआं धुआं हो जाएंगे। तो वेक्टर्स के बारे में हमने जाना है कि यार दे हैव सम, कुछ कुछ आपने बताया, दे हैव सम डायरेक्शन, दे हैव सम मैग्नीट्यूड। और मैंने पूछा यार वेक्टर की जरूरत क्या पड़ गई? तो कुछ हमारी फिजिकल क्वांटिटीज याद है सबको। फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? पी क्यू वाज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद सम यूनिट, ये था ना। तो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमें ऐसी मिली जिनको केवल मैग्नीट्यूड के साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता। दे शुड बी डिफाइंड अलोंग विद डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि बेटा 5 कदम चलो, तो क्या ये पूरी डेफिनेशन होगी? मैं बोलूं कि बेटा 5 कदम आप मूव करो, तो आप बोलोगे सर मूव तो मैं करूंगा, बट किस डायरेक्शन डायरेक्शन में, कहाँ जाऊं मैं 5 में, है ना? तो फिर मैं आपको बोलूंगा बेटा आप अपने घर से सीधा अपने स्कूल की तरफ 5 कदम मूव करो, तो क्या आप कर पाओगे? यस सर। ये फिर पूरी बात हो गई ना। ये आधी बात थी कि बेटा 5 कदम चलो, और पूरी बात हो गई कि 5 कदम चलो किस साइड, जिस साइड आपके घर का गेट है उस साइड, है ना? तो आपको पता है कि घर का गेट किस तरफ है, आप चल पाओगे। और अगर मैं आधी बात करता तो उसका मतलब था कि बेटा 5 कदम चलो, फिर आप रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में चल सकते थे। और डायरेक्शन हमारे पास इनफाइनाइट होती है ना डायरेक्शन। भाई यस सर। ये इनफाइनाइट होती है। देखो मान लो मैं यहाँ से चला, अब ये पॉइंट था, इससे ये 4 डायरेक्शन तो हमें पता है कि नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ होगा, बट कितना भी एंगल पे जा सकता हूँ ना, ऐसे 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 ऐसे। यस कितने सर। भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दिस मीन्स देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शन, हमारे पास इनफाइनाइट डायरेक्शन की पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं आपको बोलूँ बेटा ये पॉइंट ए था जहाँ पे आप खड़े थे, और आप 5 कदम मूव करो, अब 5 कदम आप कहीं भी मूव कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। अगर मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को एक साथ रख दूं तो क्या एक सर्कल होगा जिस पे आप फाइनली पहुंचोगे? और उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? 5 कदम, है ना? यस सर। इनफाइनाइट अलग अलग तरीके थे देखो मूव करने के। आप इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर कहीं भी जा सकते थे, बट फाइनली आप इस पॉइंट से सीधा सीधा चल के अगर 5 कदम गए तो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाओगे इसी सर्कल के ऊपर पहुंचोगे। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विद सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन यही है ना कि गुड इवनिंग। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अगर आपको एक फिक्स्ड डिस्टेंस दे दिया जाए, और उस वो सब उन सभी पॉइंटों का, यानी तुम्हारी जो डेस्टिनेशन होगी आफ्टर मूविंग 5 स्टेप्स, वो क्या होगी? इट विल बी अ सर्कल।
तो ऐसा हो गया। बट मेरे को एक पॉइंट से पॉइंट तक जाना है, एक पॉइंट से सर्कल पे नहीं जाना, तो मैंने आपको बोला कि बेटा पॉइंट ए था, आप मूव करो इस डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन में, इस पूल की तरफ मूव करो, या ये इसको बोले लेक, इस लेक की तरफ आप मूव करो। तो आप इधर से गए और इधर मूव किया, तो यहाँ पे पहुंचे 5 कदम बाद पॉइंट बी के पास। तो ये फिक्स बात हो गई कि सर इधर मूव करना है और 5 कदम मूव करना है, तो पूरी बात हुई है। इसलिए वी रिक्वायर्ड वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि कई कई फिजिकल क्वांटिटीज को विद द हेल्प ऑफ स्केलर्स, वेक्टर्स के अलावा दूसरी चीज क्या होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनको बोलते हैं स्केलर्स। तो स्केलर्स की मदद से उन सबको डिफाइन करना वाज बिकमिंग डिफिकल्ट, या इट वाज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस लड़के को मैंने बोला बेटा तू जा अपने स्कूल की तरफ, इधर इसका स्कूल है, स्कूल की तरफ गया ये, तो इसको एक डायरेक्शन पता पड़ गई कि अलोंग द रोड मुझे जाना है। तो दिस मीन्स ये पूरी बात मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, अगर ये दोनों बातें हैं तो दिस मीन्स इट्स अ वेक्टर। तो मोटी मोटी बात फाइनली सारे डिस्कशन के बाद हुई कि इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन एसोसिएटेड विद देम। तो आगे देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में कि ऐसा कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, चलो अब यही चीज नोट्स में इंक्लूड कर दी है कि अगर स्केलर हैं, स्केलर्स हैं तो उसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शंस नहीं होंगी। ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास क्या क्या है देखो, बताओ बेटा। मास है, यस सर। लेंथ है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर में डायरेक्शन थोड़ी होती है, टेम्परेचर मतलब कोई आपको बोले, देखो मैं बोलता हूँ कि अवंतिका को बुखार चढ़ गया, ठीक है, तो डॉक्टर ये थोड़ी पूछेगा कि बेटा किस डायरेक्शन में चढ़ा, ऐसा थोड़ी बोलेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में 30 डिग्री सेल्सियस है या फिर साउथ डायरेक्शन में। टेम्परेचर इज टेम्परेचर। यस सर। तो ठीक है, या फिर हाँ सिंपल सी बात है, बहुत बेहुदा बात है क्योंकि भी हम आम तौर की भाषा से जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, बट उसको इस फिजिक्स के प्रोस्पेक्ट से देखो। टेम्परेचर डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्शन, लेंथ ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्शन। वी वर मेजरिंग द लेंथ ऑफ दिस व्हाइट पेंसिल, पहले दूसरे यूनिट में हम इस व्हाइट पेंसिल की लेंथ को मेजर कर रहे थे, पर हमने कहीं पूछा कि ये कौन सी डायरेक्शन में, कोई सी भी डायरेक्शन में रखो लेंथ तो लेंथ फिक्स रहेगी ना। यस टेम्परेचर भी कौन सी डायरेक्शन में यस रखो, टेम्परेचर भी फिक्स रहेगा। तो दीज वर द क्वांटिटीज विच डिड नॉट रिक्वायर्ड एनी डायरेक्शन एसोसिएटेड विद देम। तो ये हमें, ये क्या थी, स्केलर्स। शब्द याद ना रहे तो स्केल से लेंथ ना पड़े थे स्केलर, ऐसे याद रख लो। ठीक है, कुछ भी फुलिश थिंग्स आर ऑलवेज बेटर, हमें जो बेहुदा बातें होती है बेवकूफ़ी भरी, वो हमें याद करने में हेल्प करती है। तो स्केलर स्केल था, स्केल से क्या मेजर किया, लेंथ, लेंथ हमारी वेक्टर नहीं है इसलिए स्केल से स्केलर, ऐसा हो गया। फिर टाइम है, टाइम भी यूनिवर्सल रहता है, टाइम डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। सिमिलरली डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, ये है, बट सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास होंगी quantities, physical quantities. Apart from these there will be many physical quantities which are scalar. For example energy की बात कर लो आप, energy is also a scalar, work is also a scalar, work done पावर। is, power is also a scalar quantity। ठीक है, चलो अब देखो वर्क, इनमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी आएंगी, वर्क है, पावर है, ये दे दे आर डिपेंडेंट अपॉन वेक्टर क्वांटिटीज बट दे आर अल्टीमेटली स्केलर क्वांटिटीज, वो भी हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आएंगे टॉपिक पे। देखो इसको यूज करने की एक अच्छी बात ये होगी कि आपको है ना ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ मैं, ऐसे स्वाइप करके, और जूम जूम किए हुए भी हम लिख सकते हैं। देखो वी वर डिस्कसिंग फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ से आए स्केलर पे, अब आते हैं वेक्टर पे। चलो अब वेक्टर में हमने देखा these are required to specify, these are required to describe the physical quantities which have a magnitude and a direction associated with them। अब देखो मैग्नीट्यूड है सर, डायरेक्शन है सर। एग्जाम्पल्स कैन बी फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का तो अभी हमने जिक्र किया ना कि आप पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट बी की तरफ जाओ 5 स्टेप, तो ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी। अब इसको अगर मुझे दिखाना हो, मैं मान लो इसको आर आर लिख दूं, ऐसे जनरली यही लिखते हैं आर, मतलब क्या हुआ कि इट्स अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कभी कभी आपने शब्द सुना होगा ना कि पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इज, ये बताओ, तो कैसे बताते हैं, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में ऐसे एरो बनाया, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसको लिखते थे आर, आर के ऊपर एरो लगाते, एरो हेड,
एरो हेड बोलते हैं इसको, यस कि सर। उसके ऊपर, उसके हेड के ऊपर एक एरो लगा दो। वेक्टर्स को मैथमेटिकली लिखने का तरीका यही होता है कि कोई भी शब्द होगा उसके ऊपर एरो लगा दो। जनरली वी यूज कैपिटल लेटर्स, पर ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है, जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं तो वहां पे छोटे आर से जनरली लिखा होता है बुक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसलिए काम चला लेंगे अभी इसी से। मिट क्यों नहीं रहा भाई ये? अरे बुरा मान गया। नाराज हो गया। हाँ कह रहा है आज पढ़ा लो, मिटाओ मत तुम। कोई नहीं, हम नहीं मिटाएंगे, हम पेज ही बंद कर देंगे, ये छोड़ो। हाँ, तो अब देखो हमने डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली थी। अपार्ट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन कैन बी। भाई एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? जैसे वी वर डिस्कसिंग ग्रेविटी, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, आपने ग्रेविटेशन में भी देखा होगा, और पिछले चैप्टर में ग्रेविटी देख रहे थे कि ग्रेविटी एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, दैट हैज सम डायरेक्शन ना, कि इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जी की वैल्यू क्या थी? जी वाज, ऐसे लिखते हैं वैसे जी को, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके साथ हम या तो एरो बनाएंगे या लिखेंगे डाउनवर्ड्स, है ना, वो डायरेक्शन हमें देनी पड़ेगी। तो कंप्लीट वैल्यू तो वो है, बट वीवर हम काम चला रहे थे सिर्फ इस मैग्नीट्यूड से। ठीक, चलो अब आ गई बात फोर्स और वेलोसिटी अदर एग्जांपल। देखो अब इनको डिफाइन करने का तरीका ये होता है, हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वेक्टर को डिफाइन करने की ये होगी। पहला डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगा एरो? जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर एक्टिंग है उस डायरेक्शन में एरो का हेड होगा। ठीक, दूसरी चीज होगी लेंथ। लेंथ विल बी डिफाइनिंग द मैग्नीट्यूड, कि कितना मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दो वेक्टर्स बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, बी बी हमारा डेस्टिनेशन है, तो बी की तरफ आएगा एरो हेड, है ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक तो ये वेक्टर है, और एक वेक्टर है पॉइंट सी से गए डी की तरफ, तो यहाँ पे पॉइंट डी है और सी है, तो सी से डी की तरफ मैं गया, यहाँ पे हमारा एक ही बनेगा। अब मुझे बताओ, सी डी एक वेक्टर है और एक ए बी वेक्टर है, तो इनमें से बड़ा कौन सा है लेंथ ठीक। वाइज? सर सीडी। सी डी बड़ा है। तो देखो सीडी। जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही लंबी लेंथ हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में भी सी डी ही बड़ा है, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट है हम चले, तो मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर नंबर्स देने हो तो हम ये ले सकते हैं कि सी डी को अगर हमने ये दिया कि सी डी वाज 8 स्टेप्स, कि 8 कदम था सी डी, तो ए बी कितने कदम होगा? लेस देन 80 होगा। यस सर। क्यों? यस सर। क्योंकि ए बी की लेंथ हमें दिख रही है ग्राफिकली। ग्राफिकली हो गया ना, कि हम पेज पे जो बना रहे हैं वो हमारे ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली कुछ भी बोल लो, हमें दिख रहा है कि ए बी छोटा है लेंथ में। तो लेंथ इज अ पैरामीटर दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हाँ उसके स्केलर पार्ट यानी मैग्नीट्यूड पार्ट को डिफाइन करता है। और एरो हेड, टेल से हेड की तरफ जो डायरेक्शन है, दैट डिफाइंस डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, चलो अब हो गई बात वेक्टर्स की। वेक्टर्स का जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था वही राम कहानी हमने फिनिश कर ली है, कि देर इज सम एसोसिएटेड डायरेक्शन वेक्टर, लेंथ से डिफाइन करेंगे उसकी मैग्नीट्यूड को, और जिधर से टेल से हेड की तरफ जो उसकी डायरेक्शन है उससे डिफाइन होगा एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं बेस्ड अपॉन दीज टू पैरामीटर्स, हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर होंगे। ठीक है, उन सबको पढ़ेंगे। पहला वाला देखो, अवंतिका पढ़ो इसे। Collinear vector, the vectors acting along the same line that is in the same direction or opposite direction are called collinear vector. ठीक है, अब इससे मतलब क्या हुआ? द वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, जो भी सीधी रेखा, एक सीधी रेखा पे जो भी वेक्टर डायरेक्ट एक्ट करेंगे, दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। भाई एक लीनियर डायरेक्शन है, उसी पे दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दिस मींस दे आर कोलिनियर। अब वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, आइदर दिस वेक्टर कैन बी फ्रॉम इस डायरेक्शन से अंदर की तरफ, ये कैन बी फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस, अपोजिट भी हो सकते हैं, ये वाला बाहर की तरफ हो, ये भी बाहर की तरफ हो। ठीक है, डायरेक्शन डज नॉट मेक एनी सेंस, बट इफ दे आर एक्टिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगर किसी भी सीधी रेखा पे वो एक्ट कर रहे हैं, दिस मींस दे आर कोलिनियर वेक्टर। समझ आया सबको?
Yes, sir. देखो बेटा Yes, sir. इनमें 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 फील करने वाली बातें आएंगी, सब में फील करना है आपको, समझने जैसा थोड़ा थोड़ा है। जैसे ABCD बात जब हमने सीखी थी ऐसे ही टर्मिनोलॉजी। अब मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूं कि पायल है, पायल का नाम पायल क्यों है? क्योंकि उनका नाम रख दिया है किसी ने, है ना, उनके मम्मी पापा पेरेंट्स ने, फैमिली मेंबर्स ने रख दिया है पायल का नाम पायल होगा। तो वो ऐसे ही हमने वेक्टर्स का नामकरण कर दिया है कि अगर ऐसे वेक्टर दिखाए जाएंगे जो सीधी रेखा में एक्ट करेंगे, दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। बात इतनी सी है, यही खत्म है। ठीक है, बस ध्यान ये देख लो कि मैंने आपको बताया था कि अगर वेक्टर्स को डिफाइन करना है तो वेक्टर के ऊपर एक एरो हेड लगाएंगे। देखो यहाँ पे ए के ऊपर लगा हुआ है, Yes, sir. जो हमने ए लिखा है, ए के ऊपर एरो हेड लगा है। सिमिलरली बी के ऊपर भी एरो हेड लगा हुआ है। ठीक है ना? Yes, yes, तो sir. ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। यहां से भी पता चलेगा आपको। ये क्या हो गया? बंद हो गया। चलो, हाँ जी। तो पहली बात थी कोलिनियर वेक्टर। चलो, अब दूसरी बात है कोलिनियर वेक्टर। टू कोलिनियर वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। The angle between the two vectors must be 0 degree. The magnitude of the two vectors need not be equal. Parallel vectors क्या होंगे? अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इफ द वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उनको बोलेंगे कि पैरेलल वेक्टर्स है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैन बी मे नीड नॉट बी इक्वल। अच्छा, इसमें दूसरी चीज ये भी आ सकती है यार कि अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है पैरेलल वेक्टर्स का। ये देखो, अगर वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी नीचे वाला है, तो स्टिल दे आर पैरेलल वेक्टर्स, बट मैग्नीट्यूड एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है। इसमें ये केस भी आ सकता है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स नीड नॉट बी इक्वल, इक्वल नहीं होगा तो नेगेटिव भी हो सकता है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। Sir, मतलब डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है? हो सकती है बेटा, पैरेलल होना चाहिए बस। Two collinear vectors acting along the opposite direction are called anti-parallel vectors. The angle between the two vectors is pi. अब ये एक स्पेसिफिक उसको स्पेशल नाम दे दिया है। जो आप बोल रहे थे ना, मैं बोल रहा था अपोजिट डायरेक्शन, इसको स्पेशल नाम दिया एंटी पैरेलल। और इसमें एक फिक्स रहेगा एंगल, दैट इज पाई। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को कुछ लोग बोलेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि पैरेलल अपोजिट हो सकता है, बट ये तो एंटी पैरेलल हो गया। बोलो अवंतिका। सर तो इसमें होगा ना ऑपोजिट, उसमें नहीं होगा। उसमें होगा। देखो, पैरेलल का ही स्पेशल केस मानोगे ना आप एंटी पैरेलल, अगर वैसे देखो तो। बट हाँ, अगर बुक के प्रोस्पेक्टिव से बोलो तो इसको एंटी पैरेलल बोल लो, इसको एंटी पैरेलल बोल लो। व्हेन आई वाज यस। स्टडिंग, है ना, जब मैंने पढ़ा था तो पैरेलल में मैं दोनों पढ़ता था। तो यही है, देखो स्पेशल केस एंटी पैरेलल मान लो इसका। बट इफ दे आर लाइक इन द सेम डायरेक्शन तो पैरेलल बोल लो, अपोजिट है तो एंटी पैरेलल बोल लो। ठीक है, इस तरीके से देख लो। ठीक है, अब ये समझ आया ना सबको? यस। Yes, sir. यस सर। मुझे लग रहा है अवंतिका आज नाराज हो जाएगी। सर आप ये बोल रहे थे, आप गलत हो गए, अब आपने अपनी बातों को डिफेंड कर लिया है समाओ। मैं तो सर नहीं बोल नहीं सकती। सर जो नहीं, और पैरेलल राजा, होगा। ठीक है। देखो क्या होता है ना, कई बार अभी आप हो स्टूडेंट और मैं हूँ इंजीनियर, तो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा बेटा टर्मिनोलॉजी में कहीं कहीं। अरे यार, ये मिटता क्यों नहीं है कभी कभी? हेलो, समझ पा रहे हो यस ना? सर। यस सर। यस सर। देखो, आप आगे जब पढ़ोगे ना, थोड़ा बहुत आगे पढ़ोगे, इंजीनियरिंग करोगे, जब आप जाओगे कॉलेज में, तो ये चीजें ना थोड़ी जुड़ती चली जाएंगी। तो पैरेलल इज ए स्पेशल, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि एंटी पैरेलल इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेलल। फील की बात करो, फील में बात हो रही है ना। अगर मैं नेगेटिव मैग्नीट्यूड ले लूँ, इसमें से ए है और बी है, अगर मैं एक का मैग्नीट्यूड नेगेटिव बी ले लूँ, तो दैट इज ऑल्सो पैरेलल वेक्टर। बट उसको यहाँ स्पेशली बोल देंगे कि सर डायरेक्शन चेंज हो गया है, मैग्नीट्यूड अलग हो गया है, तो वो एंटी पैरेलल बोल देंगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन से जाओगे ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर नीड नॉट बी इक्वल, तो उसमें कंसीडर हो जाएगी नेगेटिव वाली चीज। तो कहीं कहीं ये भी होता है कि आप ये भी देखोगे कि यार पैरेलल में दोनों को लिख दिया, ये भी पैरेलल है ये भी है, बट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग आप ये बोल लो, इफ द डायरेक्शन आर अपोजिट दे आर एंटी पैरेलल, इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन देन पैरेलल। ठीक है, तो आप ये याद कर लेना। ऐसी इतनी बड़ी चीज भी नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चल। अरे यार, ये तो बड़ा बेकार काम कर रहा है, चल ही नहीं रहा। फिर से ट्राई करते हैं। पावर पॉइंट धोखा देगा लग रहा है हमें। हाँ, आया। एनी टू वेक्टर्स
यहाँ पे भर भर के थ्योरी हमने डाल दी है ताकि आप यहीं से पढ़ लो, बुक की जरूरत ना पड़े। एनी टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ फील क्या हुई, यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग अलग था, मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं थी, ना तो पैरेलल के केस में ना एंटी पैरेलल के केस में। बट अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो उनको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर्स। कि P है वो Q का नेगेटिव है, P वेक्टर P इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर Q। दिस मीन्स कि P एंड Q हैज सेम मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। समझे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, बस ये नाम याद रख लेना, हो जाएगा सब। अब देखो अगला पढ़ो कोई मेरे लिए। Two कौन or पढ़ेगा? more vectors having the same हाँ, magnitude and the same direction, irrespective of their position in space, are called equal vectors. ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, irrespective of their position in the space are called equal vectors। इस बार इस डेफिनेशन में तीन चीजें छिपी हुई हैं। द फर्स्ट वन इज कि दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, दिख रहा है सर, सेम डायरेक्शन दिख रहा है सर। बट द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके ऊपर हमारी फिजिक्स बेस्ड रहेगी बहुत सारी। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन इन स्पेस, उनकी पोजीशन के इररिस्पेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो P इस एक सेकंड, P ये एक P वेक्टर है, ठीक है, सपोज करो ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स, इनकी डायरेक्शन मान लो कि सेम ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ये इनका मैग्नीट्यूड मान लो कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स मैं ये लिख सकता हूँ कि P इज इक्वल टू Q। इसमें क्या आएगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। जैसे स्केलर्स में हम बोल रहे थे कि 2 इक्वल्स टू 2, क्यों, क्योंकि देयर मैग्नीट्यूड वाज इक्वल। यहाँ बोल रहे हैं कि P इक्वल्स टू Q, वाई, बिकॉज इट हैज सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड मतलब इनकी लेंथ जो है दोनों वेक्टर्स की वो इक्वल है, और इनकी डायरेक्शन ऑफ एक्शन जहां पे ये एक्ट कर रहे हैं वो भी सेम डायरेक्शन है। अब ये दो बात तो क्लियर हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन इन स्पेस। क्यू यहाँ पे था ना, इधर इस वाली जगह पे था क्यू, बट क्यू कैन ऑल्सो भी रेंडमली कहीं और भी हो सकता है क्यू, ये यहाँ पे हो सकता है क्यू। तो एज फार एज दिस लेंथ इज एल, ये लेंथ जो है, ये गिवन लेंथ ये बराबर है और दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो क्यू कहीं भी लग सकता है, या क्यू को आप एज्यूम कहीं भी कर सकते हो। इसके ऊपर बेस्ड है ना हमारा सारा का सारा मैकेनिक्स है, और उसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिविटी ऑफ वेक्टर्स। ऐसा होता है ना कि एक वेक्टर को हटा के दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। किसी को याद है क्या वो टर्म, मैं भूल गया यार, क्या टर्म है बेटा बताओ। Sir, कौन एक सी? टर्म, एक वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज, देखो ये मैं आपको एक बॉडी बताता हूँ, दिस इज ए रिजिड बॉडी, इस पे एक वेक्टर यहाँ लग रहा है, ठीक है, फोर्स। तो मैं इस फोर्स को ये भी बोल सकता हूँ कि ये यहाँ लग रहा है, वहां से हटा दूं और यहाँ मान लूं। तो वेक्टर्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा सकते हैं एज फार दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिविटी ऑफ वेक्टर यही होता है बेटा, बताऊंगा जब आएगा तब बताऊंगा, याद रखना अभी। तो ये तीसरी बात जो यहाँ लिखी थी ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन इन द स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन इन द स्पेस। तो इस पे ध्यान देना जब आप लोग पढ़ो इन नोट्स को, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। चलो अब आती है वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा और डायरेक्शन अनडिफाइंड होगी, तो मतलब क्या हुआ, वेक्टर ही एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कैसा वेक्टर हुआ भाई जिसका ना तो मैग्नीट्यूड है ना डायरेक्शन है, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे गरीब वेक्टर, जीरो वेक्टर। ठीक है, सर, इसकी जीरो वेक्टर डेफिनेशन दिखे सर? है, हाँ इसकी डेफिनेशन भी गरीब है ना, बिल्कुल जीरो मैग्नीट्यूड है और अनडिफाइंड डायरेक्शन है, ना तो बेचारे पास डायरेक्शन है ना बेचारे के पास मैग्नीट्यूड है। तो बस ये एजम्पशन के लिए वेक्टर हुआ, एक काल्पनिक वेक्टर हो गया जिसको हम कहीं कहीं यूज करेंगे। इसको डिफाइन इसलिए किया गया क्योंकि कभी कभी फिजिक्स में इसका यूज करना पड़ता है, जस्ट टू
शो द प्रेजेंस ऑफ ए वेक्टर, कि भैया वेक्टर तो है यहाँ पे बट ना तो डायरेक्शन है और ना मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को बोलेंगे जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, ठीक है। अब इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है वो ये है कि जीरो बनाओ और जीरो के ऊपर एरो लगा दो बस। ज्योमेट्रिकली इसको बना नहीं सकते, क्या ड्रॉ थोड़ी कर पाएंगे यार। जिसका मैग्नीट्यूड नहीं उसकी लेंथ जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड नहीं उसकी लेंथ जीरो, और जिसकी डायरेक्शन नहीं, ना उसमें हेड ना उसमें टेल, तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। कुछ नहीं तो बन सकता। ज्योमेट्रिकली हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, देखो लिख भी दिया है हमने यहाँ पे, जीरो वेक्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ठीक। टू वेक्टर्स हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल, देखो समझ ही आ रहा है कि को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे क्या होंगे, ओ से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे, जैसे 4 पॉइंट ओ है, इससे ए वेक्टर एक डायरेक्शन में गया, बी वेक्टर दूसरे डायरेक्शन में गया, तो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट, ये स्टार्ट हुए एक इनिशियल पॉइंट से, तो दीज आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, जैसे ए है और बी है फॉर एग्जाम्पल। अदर वेक्टर्स कैन ऑल्सो भी, जैसे हम तो पढ़ते ही आ रहे हैं कि एक ब्लॉक ऑफ मास m है, उसके ऊपर mg वेक्टर जो है उसका वेट वो नीचे लग रहा है और उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, तो दीज आर नथिंग बट को इनिशियल ना, इनका इनिशियल पॉइंट सेंटर ऑफ मास लेते हैं ना बॉडी का, कोई भी रिजिड बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास पे एक्टिंग होता है, ये सब बताएंगे बेटा जब ग्रेविटी आएगी तब, सब जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तब आएंगे, फॉर अभी के लिए ऐसे बता रहा हूँ कि ये सब हमने पढ़े हैं। अगर इसमें कोई फोर्स लग रहा हो, कोई पुल कर रहा हो इसको, तो इधर फोर्स एफ से पुल होएगा, तो वो भी इसके बॉडी सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर सकते हैं। इसमें इधर फ्रिक्शन लग रहा हो, तो ये दीज आर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस जो एक्ट करेंगे, कुछ होंगे जो एक इनिशियल पॉइंट पे एक्ट करेंगे, कुछ होंगे जो यहाँ अलग पे हो सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन सरफेस पे होता है तो ये इधर नहीं आएगा, बॉडी जो भी बॉडी फोर्सेस होते हैं वो हमारे इस पे आएंगे, ठीक है। अब जैसे को इनिशियल था ऐसे को टर्मिनल भी हो सकता है, द वेक्टर्स टर्मिनेटिंग एट अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो एक फिक्स, अरे तो दिक्कत करेगा लग रहा है, नहीं आएगा इसमें समझ। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को टर्मिनल इफ दे आर टर्मिनेट एट ए कॉमन पॉइंट, जैसे ये स्टार्ट ओ से और थे ऐसे ये टर्मिनेट ओ पे होंगे, एक फिक्स पॉइंट पे टर्मिनेट होंगे, आए और इधर मर्ज हो गए, तो ये वेक्टर है, दीज आर कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर, ठीक है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन, देखो छोटी छोटी बातें, अगर सेम प्लेन में कोप्लेनर, सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट तो को टर्मिनल, सेम इनिशियल पॉइंट तो को इनिशियल, ठीक है। इसके बाद आते हैं a vector whose initial point is fixed is called a localized vector and the vector whose initial point is not fixed is called non localized vector n localized vector, तो ये भी याद रख लेना, इसका यूज कहीं आएगा नहीं वैसे। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका ना तो मैग्नीट्यूड था और ना ही डायरेक्शन थी, उसको क्या बोला हमने, जीरो नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, शाबाश। ऐसा वेक्टर जिसकी ना डायरेक्शन थी ना मैग्नीट्यूड था, दैट वाज सेड एज नल वेक्टर, ठीक है। अब ये ऐसा वेक्टर है, उसी का छोटा भाई है, थोड़ा बड़ा भाई है उसका, इसके पास मैग्नीट्यूड एक है और कुछ डायरेक्शन है, यानी कि यूनिट मतलब वन मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड जीरो था, इसका मैग्नीट्यूड वन है, तो वन मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी गिवन है, तो क्या इसको ड्रॉ कर पाएंगे ज्योमेट्रिकली, यूनिट वेक्टर्स आर, मतलब उनको ड्रॉ करना पॉसिबल है, यूनिट वेक्टर्स आर कैन बी ड्रॉन ज्योमेट्रिकली। अब देखो व्हेन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, अगर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए जैसे यहाँ किया गया, इससे हमें प्राप्त हुआ यूनिट वेक्टर, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेक्टर इनिशियल वेक्टर था वो एक्ट कर रहा था, उसी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर प्राप्त हो गया। वेक्टर ए वाज एक्टिंग इन सम डायरेक्शन, वेक्टर ए वाज एक्टिंग इन सम डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन के अंदर ही हमारा दूसरा जो यूनिट वेक्टर है वो एक्ट करेगा, और यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका होता है कैप, उसके ऊपर एक कैप पहना दो उसको, तो दिस मीन्स कि ये यूनिट वेक्टर है किसका, ए का। अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या तो इसको ए लिख दो ऐसे, या फिर इसको एक और तरीका भी होता है ये लिखने का कि नीचे मोड फंक्शन में डाल दो वेक्टर को, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ डायरेक्शन बच गई,
तो उस डायरेक्शन को हमने लिख दिया नीचे, और ये आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, अगर डायरेक्शन साथ में जोड़ दी है, जैसे मान लो वेक्टर ए को लिखना है तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, ए को लिखना है तो ये वाले ए को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, यानी मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शंस। यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल केवल डायरेक्शन शो करने के लिए किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि अगर यूनिट एक से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो क्या वही नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल आई मल्टीप्लाई 2/1 तो 2 आएगा, 10 को 1 से गुणा करूंगा तो 10 आएगा, 20 को करूंगा तो 20 आएगा। तो इसीलिए इन वेक्टर्स को इन्वेंट किया गया ताकि हम सिर्फ डायरेक्शन को यूज करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज दे विल नॉट मेक एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड। किसी भी मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो वही मैग्नीट्यूड रहेगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज कोई चेंज नहीं लाएंगे, बट दे विल शो प्रेजेंस ऑफ सम डायरेक्शन। तो इनकी वजह से डायरेक्शन का हमें एहसास रहेगा व्हेन वी विल बी मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो F इक्वल्स टू 5 न्यूटन लिखा हुआ है, F इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो ये बताओ कि 5 न्यूटन इन ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन भी लिखा हुआ है, इन ईस्ट। तो अगर मैं लिखूं कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा, बताओ मेरे को। सर दोबारा बोलना, आवाज नहीं आ रही। F इक्वल्स टू 5 न्यूटन इन ईस्ट, 5 न्यूटन इन ईस्ट, ये लिखा है ना ये वेक्टर F वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर बताओ क्या लिखूं मैं। सर 5। नहीं बेटा, 1 न्यूटन इन ईस्ट भाई, 1 न्यूटन इन ईस्ट, बस इतना है, सिंपल है। 5 न्यूटन वाज 5 वाज मैग्नीट्यूड ना, तो मैग्नीट्यूड को 1 कर दो भाई, मैग्नीट्यूड को 1 कर दो और डायरेक्शन एज इट इज लिख दो, 1 न्यूटन इन ईस्ट। कितने बच्चे समझ पाए ये बात कि मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होगा, डायरेक्शन फिक्स रहेगी। डायरेक्शन वाज इन ईस्ट ना, तो ईस्ट को एज इट इज रख दिया, और न्यूटन 1 न्यूटन, पहले मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन था उसको 1 न्यूटन कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे जितना सिंपल है ऐसा सिंपल हमेशा नहीं होगा, है ना, ऐसा सिंपल हमेशा नहीं होगा, बट सिंपलेस्ट तरीके से देखोगे 5 न्यूटन फोर्स था, डायरेक्शन ईस्ट में एक्ट कर रहा था, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, 1 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, सिंपल। अब कई बार ऐसा होगा कि हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे ये यूनिट वेक्टर्स, तो हम उनको देखेंगे। अभी देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें विद रिस्पेक्ट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं उस रिस्पेक्ट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो देख लो। चलो, यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y एंड z डायरेक्शंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डिनोटेड बाय i कैप, j कैप, k कैप। तो जरूरी नहीं है, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही पॉसिबिलिटी थी, बट मोस्टली अब हमने स्टैंडर्ड कन्वेंशन बना दिया, इनको इतने बार इस्तेमाल कर लिया, तो हम यही ध्यान रखेंगे कि x डायरेक्शन में i कैप होता है, y डायरेक्शन में j कैप होता है और z डायरेक्शन में k कैप होता है। कैप इसलिए क्योंकि दे आर यूनिट वेक्टर्स। Unit vector acting in x direction is I cap. Unit vector acting in y direction is j cap. Unit vector in z direction is k cap. ठीक है, तो ये एक चीज याद रखने की, इतने बार यूज करेंगे आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब बात आई मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड मान लो मैं लिखता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। आई कैप वाज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। यही तो डिस्कस कर रहे हैं, इट हैज मैग्नीट्यूड 1। तो सिमिलरली आई कैप, जे कैप, के कैप, सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक, चलो। और ये क्यों यूज किए, 3 ही क्यों आए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3D स्पेस जो हमारा एग्जिस्ट करता है हमारे अराउंड, उसको 3 परपेंडिकुलर एक्सिस की मदद से डिफाइन किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस, ये वाली, दूसरी वाई एक्सिस है और तीसरी जेड एक्सिस है। तो इन तीनों डायरेक्शन, इन तीनों एक्सिस के अलोंग, एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, वाई के अलोंग जे कैप है और जेड के अलोंग के कैप है, बस। ठीक है, इसलिए 3 ही यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर कैन ऑल्सो बी यूनिट वेक्टर्स। अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करने लगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 3D स्पेस को डिफाइन करने के, भाई एक पॉइंट से चलो, एक रेडियस पे जाओ, पहले गए, ठीक है चले गए भाई, फिर एक एंगल पे जाओ, चले गए, फिर हम उसके बाद 3D में स्पैन करने के लिए एक और डायरेक्शन में स्पैन कर लो। तो वही था ना, आर थीटा
और जी जेड, जेड तो एज इट इज रह गया। इस वाले में एक्स वाई प्लेन में जाने के लिए हमने डिफाइन कर लिया कि आर को वेरी कर लेंगे, थीटा को वेरी कर लेंगे, तो आर थीटा जेड भी हो सकता है, जिसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन इसलिए बोला, इसको बनाओगे तो क्यूबॉइड बनेगा, उसको इसको बनाओगे तो ये इधर सर्कल बन के और फिर इधर जेड में मूव करोगे तो एक सिलेंडर जैसा बनेगा, तो इसलिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा, यूनिट वेक्टर आर कैप थीटा कैप जेड, थीटा कैप नहीं होगा, थीटा थीटा ही रहेगा, आर आर कैप और जेड कैप ये रह सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग हो सकते हैं। एक्स आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारा अभी ये तीन आएंगे, मोस्टली हम ये यूज करते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसलिए हम सिर्फ बात इन्हीं की करेंगे फॉर नाउ। चलो अब देखते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसा मैंने आपको बताया था जस्ट व्हेन वी वर स्टार्टिंग दिस लेक्चर। राजकुमार बेटा डाउट है क्या? No, हाँ sir. ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, अब आप यू हैव टू मूव 5 स्टेप्स। कहाँ की साइड बेटा? फिर आप बोले कि यू नीड सर डायरेक्शन तो बताओ, या डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ऐसा वेक्टर जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी को शो करे, फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी। तो पॉइंट पी का इधर देखो, पॉइंट पी का यूनिट वेक्टर अगर हम देखने चलें तो पॉइंट पी का यूनिट वेक्टर क्या है? आर। आर के ऊपर एरो लगा दिया तो दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द सॉरी दिस इज द पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं बेटा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। पॉइंट पी का पॉइंट आर पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन या यानी पोजीशन वेक्टर है दैट इज वेक्टर आर। अ वेक्टर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से कितनी दूरी है एक पॉइंट की उसको शो करे विद इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ऐसे वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। सिंपल सी बात है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो हम तीन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, तो जाहिर सी बात है एक्स की डायरेक्शन में आई कैप होगा, वाई की डायरेक्शन में जे कैप होगा, जेड की डायरेक्शन में के कैप होगा। तो उन्हीं को डिफाइन कर देते हैं, तो आई कैप जे कैप के कैप। अब देखो ये मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं, किसी भी पॉइंट की दूरी, किसी भी पॉइंट की दूरी ओरिजिन से, उसको लिखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे अगर मैं बनाता हूं, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। इनको बनाने का भी तरीका बेटा फिक्स है, एक्स वाई और जेड। एक्स से वाई की तरफ ले जाओ और जिधर अंगूठा जाएगा उस साइड जेड बनेगा, ठीक है। अगर दूसरी साइड बना दोगे तो वो थोड़ा कन्वेंशनली गलत हो जाएगा। अब देखो ये ओरिजिन है ओ, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितना है? 0 0 0, यानी एक्स भी 0 है यहाँ पे, वाई भी 0 और जेड भी 0 है। अब मैं एक पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ यहाँ पे, आपको एक पॉइंट पी है, ठीक है। इस पॉइंट की दूरी मैं बताता हूँ कि 1 2 3, एक्स के ऊपर 3 है 1 2 3, वाई के ऊपर जाता हूँ 1 2, मैं बोलता हूँ वाई के ऊपर ये 2 है तो 3 2 और जेड पे बोल देता हूँ कि इट इज लाइंग इन द सेम प्लेन, तो जेड पे 0 आ गया। तो क्या ये 3 पॉइंट ये मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं अलोंग डिफरेंट एक्सिस? Yes. एक्स एक्सिस पे 3 मैग्नीट्यूड है, वाई एक्सिस पे 2 है और 0 है। अगर मैं इनको डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूं, दिस मीन्स कि फिर कंप्लीट बात हो जाएगी ना, पोजीशन वेक्टर पूरा हो जाएगा ना। तो Yes. 3 जो था, द 3 मैग्नीट्यूड वो किसकी डायरेक्शन में था? 3 जो मैग्नीट्यूड था वो कौन सी डायरेक्शन में था बेटा? एक्स डायरेक्शन में। X. Sir, X. X. और एक्स डायरेक्शन में अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो कौन डिफाइन करता है? आई कैप, है ना, यूनिट वेक्टर इन एक्स I- डायरेक्शन। तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है उसका, सॉरी सिर्फ डायरेक्शन बताता है, उसका मैग्नीट्यूड तो एक ही हुआ। हाँ जी. Yes, sir. ठीक है ना, तो इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है ना, 3 आई कैप, यानी ये पूरी बात होगी, मैग्नीट्यूड 3 है, किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन का मतलब आई कैप। फिर पूरा लिखूंगा, ऐड करेंगे 2। अब 2 किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप, तो जे कैप लिख दूंगा।
और जेड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 0 और यूनिट वेक्टर Zero के कैप। ठीक है ठीक है। तो इसको के कैप लिख दूंगा बेटा। तो ये लिखने का तरीका हो गया पूरा वेक्टर को लिखने का। ये हम डायरेक्शन, ये सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे। ये एक्सिस के अलोंग हमें दिख रहा है कि ये डायरेक्शंस है। अगर मेरे को ग्राफिकल छोड़ के इसको नॉर्मल तरीके से लिखना पड़े तो ये लिखूंगा 3i कैप 2j कैप 0 के कैप। 0 के कैप को चाहे स्किप भी कर दो, 0 का मतलब कुछ होता नहीं है, तो इसको साथ में ये भी लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप। यानी के में अगर नहीं लिखा तो दिस मींस कि 0 है। चलो, अब यही तरीका है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वही लिख दिया बेटा। एक्स वाई जेड था या मैग्नीट्यूड, वहां हमने फिक्स वैल्यूज दे दी थी, यहाँ पे वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। एक्स कैन बी एनीथिंग, वाई कैन बी एनीथिंग, जेड कैन बी एनीथिंग। तो इन सब चीजों को साथ लिखते टाइम उन्हें लिखा कि वेक्टर आर इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, किसके बराबर है? एक्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? एक्स में, एक्स मैग्नीट्यूड, तो एक्स आई कैप। आई कैप वाई इज इन वाई डायरेक्शन, तो वाई तो मैग्नीट्यूड होगा और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप। जेड मैग्नीट्यूड हो गया और के कैप। अब बताओ, ये किसी को समझ नहीं आया, डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो ये कैप से बड़ा डर लगता है, और कैप इतनी तूफानी चीज है नहीं, आप समझ जाओ बेसिक सी चीज। बताओ बेटा, हैंड रेज करो अगर किसी को इससे डर लग रहा है तो। सब समझ गए यार? ठीक है, सबको समझ आ गया। अच्छा, हाँ प्रतिभा बेटा। सर फिर से बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ये तो समझ आया ना आपको कि वेक्टर क्या होता है यस सर। है ना? वेक्टर समझ आएगा कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो वेक्टर होगा। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट आपने देखे होंगे, फॉर एग्जांपल ये 2D 3D छोड़ो, 2D की बात करते हैं। ये एक्स है और ये वाई है, ये 0 है ओ, यानी कि 0 0। ठीक, अब ये मैं प्लॉट करने लगूं इसको, तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। एक पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट P, और उसका मैं लिख देता हूँ कितना है ये मैग्नीट्यूड। इधर आए तो 5, लेफ्ट साइड गए तो 4, यानी कि इट हैज 5 मैग्नीट्यूड। एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे 4 है। तो पॉइंट O से शुरू होने वाला वेक्टर जो पॉइंट P तक जाएगा, ऐसे वेक्टर को मैं बोलता हूं पोजीशन वेक्टर, और उसको ऐसे दिखाता हूं R से। ये आपको याद रखना पड़ेगा, R से दिखाओ या ना दिखाओ दैट डजंट मैटर, बट ये याद रखना पड़ेगा पॉइंट O से पॉइंट P तक जाने वाला वो होगा, उसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो करने वाला अगर वो होगा वेक्टर, तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, और उसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलो अब ये बात तो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको बोल रहा था कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या था कि गिवन डायरेक्शन में अगर एक यूनिट मैग्नीट्यूड रख रहा है, गिवन डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड रख रहा है, तो दैट वाज नोन एज यूनिट वेक्टर। जैसे हम फोर्स F था, फोर्स A था, ऐसे था ना ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लिखा था हमने? वेक्टर A डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो इसको हम बोल रहे थे ए कैप, ये वाली अलग बात हो गई ए कैप। तो अरे यार मिट गया, सब मिट गया। सर बाकी तो समझ आ गया, बट ये कैप वाली बात समझ में नहीं आई। बेटा कैप उसी पे लगा रहे हैं ना, वही तो बोल रहे हैं। देखो वेक्टर ए है, ठीक है, उसको अगर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया गया तो ये हमारा ए कैप हो गया। कैप का मतलब कि सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बेटा 5 कदम चलो, तो मैंने आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया था, आप पूछ रहे थे सर किस डायरेक्शन में जाऊं। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि बेटा गेट की तरफ जाओ, सिर्फ वो 5 कदम छोड़ दो, अब मैं बोलता हूँ कि बेटा अपने घर के गेट की तरफ जाओ, ठीक है, तो आप चल तो सकते हो बट रैंडमली कितना भी जाओगा। या फिर आप जो आपका एक वैलिड क्वेश्चन होगा ये होगा सर मैं कितने कदम चलूं। ठीक है, मैं चलूंगी तो गेट की तरफ, बट कितने कदम चलूं? सिर्फ मैं आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूं कि गेट की तरफ जाओ, वही तो है वेक्टर, यूनिट वेक्टर। कि मैंने आपको सिर्फ डायरेक्शन दे दी कि बेटा डायरेक्शन गेट की तरफ जाना है बस, तो दैट इज यूनिट वेक्टर। अगर मैं आपको बोलता हूँ बेटा 5 कदम जाना है, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ओनली। बट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा गेट की तरफ, आपके घर के गेट की तरफ 5 कदम जाना है, तो मैंने आपको 5 कदम मैग्नीट्यूड भी दे दिया और गेट की तरफ जाना है डायरेक्शन भी दे दी। तो जो ए कैप है ना, ये डायरेक्शन को सिर्फ शो करता है।
ये सिर्फ डायरेक्शन को, एक्स डायरेक्शन में हम आई कैप लेते हैं, वाई डायरेक्शन में हम जे कैप लेते हैं और जेड डायरेक्शन में हम के कैप लेते हैं। अगर मैं बोलूं बेटा 5 कदम चलो एक्स डायरेक्शन में, तो मैं आपको ये लिखूंगा सिर्फ 5 आई कैप, खत्म बात। अगर मैं बोलूं बेटा 5 कदम एक्स में चलो और 4 कदम वाई में चलो, तो मैं लिखूंगा 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो ऐसे होगा बेटा, बस यही है कैप। ठीक है, जैसे जैसे यूज करेंगे आ जाएगा समझ, इतनी तूफानी चीज है नहीं है। अब हम वी वर डिस्कसिंग पोजीशन वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? देखो, अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अगर हम सब्ट्रैक्ट करने लगे, भाई पोजीशन वेक्टर वाज फ्रॉम ओरिजिन, अगर ओरिजिन से हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, पोजीशन ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं चीजों को, यानी कि 0 0 0 जो पॉइंट था उससे मेजर कर रहे हैं, तो दैट वाज पोजीशन वेक्टर। बट अगर हम ए से बी की बात करने लगे, ए हैज सम, ए का खुद का एक पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से दूरी, और बी की खुद की एक दूरी है, तो ए और बी के बीच की दूरी निकालें तो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ भी वही एक्स आई कैप वाई कैप जे कैप होगा सब। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द वेक्टर्स। देखो इसका चित्र भी है हमारे पास। पॉइंट पी था, उसका पोजीशन वेक्टर क्या था? आई आर वन, ठीक है, क्योंकि ये हमें दूरी शो कर रहा है ओ से, जो हमारा ओरिजिन था ना 0 0 0, इससे हमें दूरी शो कर रहा है आर वन, किसकी? पॉइंट पी की। दूसरा एक वेक्टर है जिसकी हमें दूरी शो कर रहा है ये, मान लो इसको P2 मान लो, इसको P1 मान लो, तो P1 की दूरी x1 y1 z1 और P2 की x2 y2 z2, और इसको शो कर रहा है R2 वेक्टर। तो अब मैं बोलूं कि P1 की दूरी P2 से कितनी है, तो वो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर 0 0 0 से ले रहे हो तो पोजीशन थी, अगर किसी पॉइंट अलग पॉइंट से ले रहे हो, ये मान लो ले लिया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। बस लिखने नामकरण का अलग अलग फर्क है, अदरवाइज सब वही है। अब देखो फॉर पॉइंट P1 पॉइंट के लिए अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, x1 y1 z1 था, इन्हीं को अगर पूरा तरीके से लिखने लगे कि x1 इज अलोंग x डायरेक्शन, y1 इज अलोंग y डायरेक्शन, z1 इज अलोंग z डायरेक्शन, तो उसको लिखने के लिए हमने आई कैप वाई जे कैप और के कैप इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। R1 इक्वल्स टू x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप। ठीक, R2 को किया x2 आई कैप y2 जे कैप z2 के कैप। सिमिलरली इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर दूरी निकालने लगूं तो वो क्या होगी? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 निकालेंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड जो है केवल वही सब्ट्रैक्ट होंगे, डायरेक्शन सेम रहेंगी। देखो अगर मैं आई डायरेक्शन में बात करूं, आई डायरेक्शन में मैं कितना मूव किया हूं? x2 से x1, तो अगर मैं डायरेक्शन आई में निकालूं, कैलकुलेशन करूं, तो वो क्या होगा? x2 माइनस x1। जिधर मैं जा रहा हूं, फाइनल जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, जिधर हेड है एरो का हेड किस पे है? पी पे, P2 पे, P2 पे है ना एरो हेड। भाई ये वाला वेक्टर जो है मेरा, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसका हेड किस साइड है? P2 पे। सो गए सब लोग। Yes. P2 पे हेड है, Yes, sir. P2 Yes, पे sir. हेड है, तो हेड की साइड में जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम पहले लिखेंगे x2 और माइनस कर देंगे x1, यानी कि जो टेल की साइड है, तो x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर जे डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में बात करूं, तो होगा y2 माइनस y1, Y1, और के कैप में बात करूं तो z2 माइनस Z1. z1। Z1. ठीक है, इन तीनों बातों को एक साथ लिख दूं तो क्या s का मैग्नीट्यूड आ जाएगा? वो आएगा, देखो लिख रखा है मैंने यहाँ पे, एस होगा x2 माइनस x1 किस डायरेक्शन में? आई कैप में, y2 माइनस y1 जे कैप में, और z2 माइनस z1 के कैप में। तो आई कैप जे कैप के कैप ये x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ये y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है z में, तो उनको मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। एक पॉइंट था, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे गए, उन दोनों के बीच का हमें वेक्टर निकालना है, तो उसको निकालने का ये तरीका है, सिंपली सब्ट्रैक्ट होंगे। हेड साइड में, हेड की तरफ जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है उधर का जो वेक्टर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारा टेल है, यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस वाले मैग्नीट्यूड्स को। समझ पाए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, कोई तूफानी बात थी नहीं, ये समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स।
ये देखो थोड़ा मैथमेटिकल है यार, इसमें कुछ मतलब जोड़ नहीं सकते, जैसे है डिफाइंड वैसे ही है ना, जैसे हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होगा इसमें। सिमिलरली ये भी एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, तो इसमें आपको एज इज पढ़ना पड़ेगा, जैसा ये है वैसे का वैसा आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर इसको जब यूज करोगे तो आपको हैबिचुएट हो जाओगे इसके, ठीक है। चलो बेटा, अब बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। वेक्टर को रिजोल्व करना है, रिजोल्व करना है मतलब टुकड़ों में डिवाइड करना है। किसी वेक्टर को अगर टुकड़ों में डिवाइड करना है तो हमारा स्वाभाविक तरीका क्या होगा कि उसको हम अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो 2 या 3 टुकड़ों में पार्ट देंगे, एक एक्स डायरेक्शन की तरफ, एक वाई की तरफ, एक जेड की तरफ। देखो मैं लिख Yes. रहा था आपके लिए कि P एक वेक्टर है, वो एक्स आई कैप है, एक्स भी नहीं लेंगे, इसको वैल्यूज ही ले लेते हैं। मैं लेता हूं P एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप। अब ये दिखा रहा हूं मैं कि 3 आई कैप, 3 आई कैप मतलब कि एक्स डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड 3 है। आई कैप किस डायरेक्शन में था, एक्स में, तो अगर एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 3 है तो इसका मतलब हुआ कि 3 आई कैप। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में क्या मैग्नीट्यूड है, 2 2, और Two. जेड डायरेक्शन में क्या है, 1 1 है। 1 अब देखो 1 शब्दों को पकड़ो बेटा, एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 3, तो एक्स डायरेक्शन को क्या शो कर रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है आई कैप, और मैग्नीट्यूड 3, तो 3 आई कैप मतलब कि एक्स डायरेक्शन में 3 कदम, 3 यूनिट्स, वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट्स, 2 जंप्स अलोंग द वाई डायरेक्शन, और के में सिर्फ 1। तो इन सबको जोड़ के एक पॉइंट आएगा ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई एक पॉइंट आएगा, तो उस पॉइंट के वेक्टर फॉर्म में ये ऐसे डिनोट होगा, ठीक है। अब मैं इसको रिजोल्व करूं, मान लो ये पूरा वेक्टर था, अभी इसको रिजोल्व करने की बात आएगी, सर रिजोल्व दिस वेक्टर्स इन एक्स वाई एंड जेड, तो क्या करोगे आप, एक्स में रिजोल्व करोगे तो एक्स में क्या आएगा, बोलो भाई। 3 Sir, क्या बोला? सर जैसे हमने इकट्ठा कर इस वेक्टर, हमने एक्स वाई जेड को इकट्ठा करके लिख दिया कि पी एक वेक्टर है, 3 आई कैप 2 जे कैप और 1 के कैप। अगर मैं इस वेक्टर को बोलूं कि बेटा ये पी वेक्टर है, यू हैव टू रिजोल्व इट इन ऑल द एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तो रिजोल्व करने का मतलब टुकड़ों में बांटना है, तो ये ऑलरेडी बटा हुआ है ना। अगर एक्स डायरेक्शन में बात करें तो 3 आई कैप, यस सर वाई डायरेक्शन में बात करें तो Yes, 2 sir. जे कैप, 2J और cap. जेड डायरेक्शन में बात करें तो के कैप, 1 के साथ 1K cap. 1 के कैप। तो अब वेन पहले तो अब ये इस स्लाइड से पहले हम क्या करते आ रहे थे कि हम लोग ज्वाइन करके देख रहे थे, अब जुड़े जुड़ाए वेक्टर को हमें डिवाइड करना है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो देखो अब 2D में अगर बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है मेरा, इसका हेड है जो वेक्टर, उसका हेड इस साइड है ना, ये रहा, तो ये टेल था 0 पे और पॉइंट P पे इसका हेड है, और वो हमारा वेक्टर R है ना, पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं इसको x में डिवाइड करूं, x में, x डायरेक्शन, तो x में इसका इधर जो आएगा वो आएगा, और y में डिवाइड करूं तो ये आएगा, ठीक है। तो अब बताओ, ऐसे डिवीजन करते टाइम हमने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड इधर दिया नहीं हुआ है, अगर ऐसे मैग्नीट्यूड दिया होता ये 1 2 3, तो हम डिवाइड कर लेते, सीधा सीधा लिख देते कि सर 3 है इधर, ये मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ है 3 और y की तरफ है 2, बट ऐसा दिया नहीं हुआ है हमें इस वेक्टर के बारे में, हमें सिर्फ दिया है r है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करते टाइम हम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स का यूज करेंगे, जो हमने ज्योमेट्री पढ़ी है। ज्योमेट्री में बताओ साइन थीटा क्या होता है, साइन P थीटा क्या upon होता है H. बेटा, सर पी साइन अपॉन थीटा, Perpendicular upon H. सब परपेंडिकुलर अपॉन Hypotenuse. ठीक है ना। देखो एक एक ट्राइंगल बनाते हैं, उससे समझ लेंगे सीधा सीधा। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। थीटा हम लेते हैं इधर, ठीक है जी, सही है। Yes, sir. अब बताओ Yes. साइन थीटा, Yes, sir. सर पी अपॉन एच P upon H. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, बेस अपॉन Sir, हाइपोटेन्यूज B upon H. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस Sir, P upon B. बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब एग्री करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोसेक थीटा हो सकता है, सेक थीटा हो सकता है, और कोट थीटा हो सकता है, वो इनके उल्टे हो जाएंगे, है ना, 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि एच अपॉन पी, सीकेंड थीटा होगा हमारे पास एच अपॉन बी, और कोट थीटा होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये सब लोग जानते हैं। अब देखो डिवाइड करने का तरीका क्या है।
आर जो है वो हमें हाइपोटेन्यूज दी है, इस ट्राइंगल को ऐसे एज्यूम करो, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमें आर गिवन है, आर मतलब एच है ना, इससे कंपेयर करो। यस सर। तो अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा क्या होगा, बताओ भाई। आर जो साइन ये साइन थीटा ये डिवाइडेड ये बाय जो आर ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ना, ये वाली जो ऊंचाई है, यानी इसको अगर मैं बोल दूं वाई, वाई डायरेक्शन में बोल दूं कैपिटल वाई, है ना, तो ये वाई अपॉन आर आर वेक्टर। होगा, आर वेक्टर होगा, वाई अपॉन आर, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं बेटा सिर्फ, वाई अपॉन आर होगा। और अगर मैं इसको एक्स बोल दूं नीचे वाले को, तो कोस थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन अपॉन आर। अपॉन आर, ठीक है। अब इससे निकाल लो, वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा आर, आर साइन थीटा। आर साइन आर थीटा, साइन थीटा। उसी को लिख दिया इधर आर साइन थीटा। और कोस की वैल्यू निकाल, इसकी एक्स की वैल्यू निकाल लूं तो वो आएगी आर आर कॉस कोस थीटा, आर तो कोस इसको लिख दिया आर कोस थीटा, ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल खोल के लिखने वाली बात की यार, बिल्कुल ही डिफाइन करके। अदरवाइज आप सबको पता होगा मोटा मोटा कि जो एंगल के सामने वाला होता है वो साइन थीटा होगा, और एंगल के नीचे जो बेस के साइड होगा वो कोस थीटा होगा। तो हाइपोटेन्यूज टाइम्स कोस थीटा विल बी द बेस, हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन थीटा विल बी द परपेंडिकुलर। तो ऐसे हम रिजोल्व कर रहे हैं कि इसको लिखने का तरीका ये हो गया। अब मान लो मैं इसी चीज को डिवाइड करके लिखने लगूं तो कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये फॉर्मूले मिटा देते हैं इधर से, आपको सबको आते हैं। क्या मैं इस वेक्टर को ये लिख सकता हूं, वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन में आई कैप लिख दूं, तो एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है इसका, आर कोस आर थीटा। कोस थीटा आर कोस थीटा आई कैप लिख दिया तो एक्स डायरेक्शन की बात खत्म, यस सर। प्लस वाई आर डायरेक्शन में साइन थीटा। मैग्नीट्यूड आर साइन थीटा कैप। जे कैप, आर साइन थीटा जे कैप। तो जो वेक्टर आर था, वेक्टर आर क्या था, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, उसको मैं ये लिख सकता हूँ आर कोस थीटा आई कैप। क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, आई आई कैप कैप। है ना, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा आई कैप। तो उस यूनिट वेक्टर को मैंने लिख दिया एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, और एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना, आर कोस थीटा। आर कोस थीटा। वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे आर कैप, कैप और आर साइन मैग्नीट्यूड थीटा। कितना, आर आर साइन साइन थीटा। आर साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड लिखा पहले एक्स डायरेक्शन का, आर कोस थीटा था, उसके साथ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दिया, आई कैप हो गया। फिर प्लस में किया आर साइन थीटा जे कैप। तो ये वेक्टर आर को पूरा डिफाइन हो गया ना, तो हमने वेक्टर आर को टुकड़ों में तोड़ दिया, किस किस के अलोंग, एक्स और वाई डायरेक्शन के अलोंग। तो दिस इज नथिंग बट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को रिजोल्व कर दिया एक्स और वाई डायरेक्शन में, तोड़ दिया एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो इसी को बोलेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये सब हम करते आए हैं, 11th आपने कर लिया तो करा होगा, जिन बच्चों को नहीं आया समझ स्कूल में तो उसको ये बोलते हैं बेटा, देख लो, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पे करी है, ओ एम, ये यहाँ पे ज्योमेट्रिकली कर लिया। अब देखो ओ इसको ले लिया, एम इसको ले लिया, एन, तो पढ़ते टाइम थोड़ा सलीके से आपको समझ आ जाएगा कि ये थोड़ा इज्जतदार भाषा में, जिसको हम तो चलो क्लास में समझ रहे हैं बट एग्जामिनर को समझाने के लिए ये वाली लैंग्वेज यूज करनी होगी आपको, ठीक है। चलो, तो फाइनल बात यही पहुंची कि आर कोस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप, जो हमने देख लीजिए। अब ये आर जो था, इसको देखो ये कंपोज्ड फॉर्म है, यानी जुड़ी हुई है, और ये आर रिजोल्व फॉर्म है, आर कोस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप। ये नोट्स में आप पढ़ लेंगे आराम से, सब समझ आ जाएगा। अब बात आती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर ये लेंगे। देखो एक्स की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड हमें पता चला कि सर आर कोस थीटा है, वाई की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड पता आर साइन थीटा है। तो इसी एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करो, प्लस वाई में है उसका स्क्वायर करो, उसको अंडर रूट ले लो, तो ये हमारा क्या होगा, वेक्टर का ओवरऑल मैग्नीट्यूड। यही तो था तरीका किसको निकालने का, हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यही तो होती है कि अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई स्क्वायर है ना।
तो राइट एंगल डी है, क्योंकि ये राइट एंगल नहीं होगा तो साइन थीटा कोस थीटा का कंसेप्ट ही नहीं होगा। ये तो पता है ना सबको, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा जब निकालते हैं उसमें एक एंगल राइट एंगल रहता है, यस सर। है ना। Yes. सिर्फ ये दो एंगल वेरी करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा उससे निकल जाता है बेटा। तो अब ऐसे ट्राइंगल में सिंपल है भाई, ऐसे ही ट्राइंगल के बारे में बात है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो आर की वैल्यू क्या आती है, आर इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। वही चीज यहाँ लगा दी कि आर एक्स था बेस था, आर वाई था वो पी था, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज आर, आर यही है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ठीक। टेन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो y की डायरेक्शन में जो है ये है और x की डायरेक्शन में ये है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया, आर वाई अपॉन आर एक्स, ये हमारा थीटा आ जाएगा डायरेक्शन यहाँ से। तो थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, टेन इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स, इसका आ गया थीटा, RX. है ना। इनवर्स कर लिया ना, टेन का इनवर्स कर लिया, तो ये कुछ इस तरीके से हुआ कि डिवाइड कर दिया टेन को उधर, यानी कि टेन इधर ले गए, ठीक है बेटा। अब यही चीज थ्री डायमेंशंस में भी पॉसिबल हो सकती है। टू में हमने देख लिया, अगर 3D में आएगा तो आर एक्स आर वाई आर जेड, ये जेड वाला पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कोई यार टाइम Yes. नहीं बता रहा, टाइम हो गया Sir, नहीं हुआ। 90 हो गया बेटा, 6:30 7:30 बज गए, काफी टाइम हो गया, ठीक है। तो ये हम 3D में कल करेंगे, ठीक है। आज किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे आपको, फिर वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा बहुत अभी बोरिंग चलेगा, कुछ कुछ मैं इसमें क्वेश्चंस ऐड करके लेके आऊंगा कल, तो आपको थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगी क्लास। आज किसी को डाउट है, नो सर। Sir. समझ आ रहा है आज का, आज जो पढ़ाया समझ आया?